हेलो स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 से 1990 उसका नेक्स्ट टॉपिक ट्रेड कराने जा रहा हूँ, स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। To complement the efforts of the industrial development, India adopted the strategy of import substitution during the period of 1950 to 1990। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी 1950 से 1990 के बीच में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। Inward looking trade strategy. Inward looking trade strategy refers to policy of reliance on import substitution, जिस पे भरोसा करना था हमें import substitution में, and protection to the domestic industry through import restrictions। imports पे restriction लगा के और उस पे duties मतलब taxes बढ़ा के उस पे in the area of international trade, international trade के एरिया में। ठीक है जी, नोट दीज पॉइंट्स केयरफुली। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझिए। पहले, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज अ स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों किया गया? बिकॉज इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी हैज़ बिन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स। मतलब कि हम जो गुड्स बाहर से मंगवा रहे थे उसकी प्रोडक्शन मंगवाना बंद करके हमारे अपने ही देश में हम उसकी प्रोडक्शन करें, उससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो होता है वो भी बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, जो चीज़ें हम इजीली यहाँ बना सकते हैं उसको बाहर से इंपोर्ट ना करें और वो अपने देश में ही प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज करें। फॉरेन एक्सचेंज बीइंग एक्सट्रीमली स्केर्स, जो कि पहले ही कम मात्रा में था, वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स, ताकि वो पैसा हम डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स पे लगा सकें। रेफरिंग टू इम्पोर्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी, उस प्लांट और मशीनरी की बात कर रहे हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है बट कांट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, पर हम उसको अपने देश में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे या कर रहे थे, ओइंग टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है जी, क्योंकि हमारे देश में जहाँ तो टेक्नोलॉजी की कमी थी उस वक्त नहीं थी और जहाँ तो कैपिटल की कमी थी। ठीक है जी, तो यहाँ से ये एक चीज़ निकल के आती है कि जो चीज़ें हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते थे उसको तो हम अपने देश में ही प्रोड्यूस करें। ये हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटजी थी। और अगर इंपोर्ट करना ज़रूरी भी है तो सिर्फ उस प्लांट एंड मशीनरी को करें जो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने देश में नहीं बना पा रहे या इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से हमारे देश में नहीं बना पा रहे, सिर्फ उसी चीज़ को ही इंपोर्ट करें। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट अब करते हैं। नेक्स्ट है, बाय अडॉप्टिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाने से सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको इकोनॉमाइज किया, उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रादर देन मैक्सिमम जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरकार ने उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि मतलब हम जो सामान अपने देश में बना रहे हैं उसको अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता, हम अर्न करते फॉरेन एक्सचेंज। हमें बचाने की बजाय उसको अर्निंग पे ध्यान होना चाहिए था। इंपोर्ट ना करने से हमारा वो पैसा बच तो रहा था लेकिन वो बढ़ नहीं रहा था। यदि एक्सपोर्ट भी करते तो हमारा वो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता। ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन से। साइलेंट फीचर्स क्या हैं हमारे? अब साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है जी, स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइलेंट फीचर्स कौन से? ठीक है जी, तो अब हम इसके बात करते हैं। तो साइलेंट फीचर्स हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनको सेंट्रल रोल प्ले करना था इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली ए सेकेंडरी रोल, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एक सेकेंडरी रोल प्ले करना था इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज, और वो भी परमिट लाइसेंस राज के अंडर. सो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और फोकस किस पे रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे रहा, इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी, उनको हाई प्रायोरिटी दी गई विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम मंगवा पा रहे थे. एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, और फॉरेन कंपटीशन से हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाना भी था. प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफर्ड थ्रू हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स एंड फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास. ठीक है जी, और वो हमने कैसे किया? हैवी ड्यूटी मतलब टैक्सेस लगा के, ज़्यादा टैक्स लगा के इम्पोर्ट्स पे, और इम्पोर्ट कोटा हमने फिक्स कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दी कि इससे ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप नहीं मंगवा सकते बाहर से. ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे इसका 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू टू बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप की गई ताकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को मजबूत किया जा सके, बनाया जा सके, बिकॉज जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा बाकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप्ड विद द व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस लिए डेवलप की गई? एम्प्लॉयमेंट के लिए और इक्विटी के लिए. ठीक है जी, चलो अब ये थे इसके फीचर्स. अब हम बात करते हैं गुड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी. ठीक है जी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है गुड इफेक्ट में, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश. GDP increased from 13% to 24.6. During 1950 to 1990, industrial output increased by 6% during the period of 1950 to 1990. ठीक है जी, और सेकंड पॉइंट क्या है? इंडियन इकोनॉमी वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड मेरली टू द कॉटन टेक्सटाइल. ये सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल तक ही सीमित नहीं रही और जूट तक ही सीमित नहीं रही. ठीक है, इनफैक्ट the industrial sector become well diversified by 1990. 1990 तक काफ़ी ज़्यादा फैल गया ये. ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स को भी या बाकी ट्रेड में भी ये आ गया, बाकी चीज़ें भी वो बनाने लगा, लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर की मदद से. थर्ड पॉइंट, देयर वाज ए मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सनराइज इंडस्ट्री जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इन पर्टिकुलर, मार्क्ड इट्स इमर्जेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. अब हम वो भी प्रोड्यूस करने लगे इलेक्ट्रॉनिक गुड भी, जो कि हम पहले सिर्फ इंपोर्ट करते थे. फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक रूरकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट्स प्रोजेक्टेड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है जी, और इंडियन इकोनॉमी में वो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस के लिए ये ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश किया गया, इनकी भी ग्रोथ हुई. ठीक है जी, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हुआ, सब्सटेंशियली कन्फाइंड कंट्रीब्यूटेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस. वो किसके लिए किया गया? ग्रोथ हो विद सोशल जस्टिस के व्यू पॉइंट से SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया गया. ठीक है जी, तो चलिए अब हम इस टॉपिक का और इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन कवर कर रहे हैं, वो है बैड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी. सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम the planners realized excessive dominance of the public sector which undermined the significance of the private sector as an agent of growth. क्योंकि प्लानर्स ने रियलाइज़ किया था कि बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे, उन्होंने शुरू में तो पब्लिक सेक्टर पे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू की थी, पर बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि ये ज़्यादा ही डोमिनेंट हो गया है पब्लिक सेक्टर, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो रही थी एज एन एजेंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है जी, बिकॉज पब्लिक सेक्टर वाज गिवन मोर प्रायोरिटी, तो उसकी एक्सेसिव डोमिनेंस अब प्राइवेट सेक्टर के को सेकेंडरी रोल में जाना पड़ा, जो कि एक ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस साबित हो रहा था. सो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी अ डेड सोशल वेट, और ये एक डेड सोशल वेट बनता जा रहा था, एक सफ़ेद हाथी की तरह बनता जा रहा था, जिसका फ़ायदा कम था और नुकसान ज़्यादा होने लगे. इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिलफरेज emerged as the main characteristics which result in huge losses, जिसकी वजह से ह्यूज लॉसेस भी हो रहे थे. ठीक है जी, करप्शन भी शुरू होगी,
लीकेज, पिलफरेज और इनएफिशिएंसी, वो काम कम करना, काम ना करना, ढंग से काम ना करना, ये मेन फीचर्स बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे पब्लिक सेक्टर को. द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू फर्म्स, एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स वाज मिसयूज्ड बाय द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस. ठीक है जी, और बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस द्वारा इसको मिसयूज किया गया. सो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड द ग्रोथ. हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, उससे ग्रोथ तो बढ़ी, बट इट फेल टू अचीव द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड. पर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो अचीव नहीं हो पाए जो कि इंटरनेशनल लेवल के थे, ताकि हम एक्सपोर्ट की मार्केट में अपना नाम स्थापित कर सकते. फिफ्थ पॉइंट, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रादर देन थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बजाय हमें क्या करना चाहिए था, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे जाना चाहिए था, जिससे हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सकते थे. बट ये एक इनएफिशिएंट पॉलिसी रही, सिर्फ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे चलना ग्रोथ के लिए. ठीक है जी, हमें रादर किस पे चलना चाहिए था, एक्सपोर्ट प्रमोशन को फॉलो करना चाहिए था, जबकि हमारे प्लानर्स ने सिर्फ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ही फोकस किया. एंड लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है, आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग. हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1990 तक के अंत तक बहुत कम हो गया, रादर वो हमारे बिल्कुल ज़ीरो तक हो गया था. ठीक है जी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था. तो ये थे हमारे इस स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ के बैड इफेक्ट्स. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक, ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं कंक्लूड होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी वीडियो को देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना. ओके जी, डन.